साथियों नमस्कार। साथियों कल दिल्ली में जो हुआ बड़ा ही दुखद था। उसके बाद जांच जारी थी। जांच में अभी तक ये पता चला है कि ये एक फिदायीन हमला था जिसमें कार में बैठे हुए शख्स ने खुद को भी उड़ा दिया, कार को भी उड़ा दिया और न जाने कितने लोगों की जान उसने ले ली है। पता चल रहा है कि जो व्यक्ति जिसने खुद को उड़ाया वो भी उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो फरीदाबाद में डॉक्टर लोग थे जिनके यहाँ से अलग अलग चीज़ें बरामद हुई हैं जो किसी भी जगह हमला करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। बताया जाता है कि जितना बारूद या जिस तरह के अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुए हैं उससे न जाने कितने लोगों को मारने की योजना थी। इन लोगों की योजना कुछ और थी, कुछ बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। लेकिन जिस हिसाब से हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस इन लोगों को पकड़ती चली जा रही थी, एक के बाद एक सब पकड़ में आ रहे थे, तो इनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब पकड़ में आ जाएं और कुछ कर ना पाएं, इसलिए कुछ तो कर ही दें। तो उसी सिलसिले में लाल किले के पास जाकर के उसने ब्लास्ट किया और करीब बताया जा रहा है कि 12 से 13 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक जो आंकड़ा आया है, और कई लोग घायल हैं, अभी भी अस्पताल में हैं। कई जगह से चीज़ें पकड़ी गई हैं और बताया ये तक जा रहा है कि राइसिन बना रहे थे। एक केमिकल होता है बड़ा खतरनाक। इस केमिकल के ज़रिए अगर आप एक चुटकी भर केमिकल भी खाने में मिला दें तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाए। जो साइनाइड होता है जिसको जुबान पर रखते ही आदमी की डेथ हो जाती है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये केमिकल है। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये लोग वाइट कॉलर जिहाद से आगे बढ़ते हुए बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक पर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि गोली बंदूक से तो गिने चुने लोग ही मरते हैं, अगर खाने में ही जहर मिला दें तो एक बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा सकता है। इस तरह की सोच लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। मैंने कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि जैश ए मोहम्मद ही 90% चांस है कि वही इससे जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान 100% जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप एक चीज़ पर और गौर करिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था और आज फिर बता रहा हूं, मैं 2 हफ्ते से लगातार वीडियो बना रहा हूं और कई लोगों को लगता होगा कि तो ऐसे ही बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। और आप लगातार देखें, 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, मैंने कहा था हाई अलर्ट इन पाकिस्तान। जब से सर क्रीक का मुद्दा छिड़ा है तब से आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में हाई अलर्ट चल रहा है। उसके बाद मैंने थोड़े दिन बाद फिर वीडियो बनाया जिसमें पीओके की तैयारी की बात करी थी। फिर मैंने बोला कि नोटम एक्टिवेट हो चुका है, फिर बोला पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उसके बाद ग्रेटर अफगानिस्तान का एक मैप जारी हुआ था, उस पर वीडियो बनाया था और आसिम मुनीर डिक्टेटर बनेगा इसकी बात करी। तो फाइनली कल दिल्ली जो कार ब्लास्ट हुआ है उसकी बात करी। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इतना मूर्ख देश है, इतना मूर्ख देश है कि इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान है, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब आप एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ कल इस पाकिस्तान ने जो ब्लास्ट कराया, इसके बाद पाकिस्तान को पता है कि अब इसकी खैर नहीं है, वो वैसे भी नहीं है, अब ये गया, ठीक है। तो चीज़ें बैलेंस करने के लिए अब या तो पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा है या पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने खुद ने दिमाग लगाया, पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी आज इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर एक कार में ब्लास्ट हो जाता है जिसके बाद बताया जा रहा है कुछ 5 से 8 लोग मर गए। पाकिस्तान इससे एक नैरेटिव बनाएगा कि भाई इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने ब्लास्ट कराया है, अरे भाई हम तो खुद टेररिज्म से परेशान हैं। इस तरह के बयान इनके फॉरेन मिनिस्टर ने आज दिए हैं कि भाई हम एक युद्ध की स्थिति में हैं, हम लोग खुद टेररिज्म से परेशान हैं। पाकिस्तान इस तरह से दिखा रहा है जैसे कितनी कयामत उस पर बीती हुई है। पाकिस्तान को शायद अमेरिका या पता नहीं, पाकिस्तान खुद की रचना गढ़ रहा है, एक तरह से काउंटर करना चाह रहा है कि कल को इंडिया अगर पाकिस्तान को जब रेल दे तो पाकिस्तान ये बहाना बना सके कि भाई ये समस्या केवल इंडिया के साथ नहीं थी, हमारे साथ भी थी। तो पहला तो जो उसने ये बहाना पकड़ा है इसमें वो खुद एक्सपोज हो रहा है, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, सबको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने खुद कराया है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने अपने यहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया है, नोटम जारी कर दिया है, ठीक है साहब, यानी कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया ये पकड़ ही लेगा कि ये सब पाकिस्तान ने कराया है। तीसरी बात, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने खुद को डिक्टेटर घोषित जब किया था, या एक तरह से जिस तरह से बातें चल रही हैं कि 27वां अमेंडमेंट लेकर के आएंगे और उसके बाद वो एक तरह से डिक्टेटर बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जब जब इस तरह से पावर को सेंट्रलाइज किया गया है तब तब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है जिससे कि उसकी सारी जनता उसके साथ आ जाए और जनता को यह ध्यान न जाए कि हमारा शासक या हमारा राष्ट्रपति या हमारा आर्मी का चीफ जो है डिक्टेटर जैसा कुछ बन चुका है। तो वो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं। तो जो प्रेडिक्शन है तुम वही काम करते जा रहे हो, तो कौन तुमको नहीं पकड़ लेगा। और देखिए, अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि होने क्या वाला है। आप एक सवाल सोच रहे होंगे कि साहब बात कर रहे हो पाकिस्तान की, दिल्ली के अटैक की, इन सब चीज़ों की, और पोस्टर लगा रखा है कि साहब बांग्लादेश को वार्न किया, चिकन नेक की बात कर रहे हो। ये बांग्लादेश की चर्चा क्यों? क्योंकि खेल बांग्लादेश के साथ होगा असली। जी,
होने क्या जा रहा है आप जानिए, आप पे आएंगे बाद में। देखिए, पहले मैं आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूं, फिर मैं विद प्रूफ आपको दिखा दूंगा चीजें, क्योंकि बार बार प्रूफ खोलूंगा तो रिदम टूटता है। अभी जो खेल चल रहा है लंबे समय से, जो पिछले एटलीस्ट 6-8 महीने से चल रहा है, वो ये कि बांग्लादेश को केंद्र बनाया गया है। ठीक है, बांग्लादेश को अड्डा बनाया कि यहां आके मुलाकात होगी। इस तरह से इसने हाथ रखा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने। बांग्लादेश में पाकिस्तान के ऑफिशियल जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। बांग्लादेश में टर्की के ऑफिशियल्स जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है। बांग्लादेश में जितने भी रेडिकल मिलिटेंट थे, टेररिस्ट टाइप के ग्रुप्स थे, जो जितने भी लोग कैदी के रूप में अंदर जेल में बंद थे, उन सबको छोड़ दिया गया है जब से मोहम्मद यूनुस आया है। तो यानी वहाँ पर वो भी फ्री हैं। पाकिस्तान की आईएसआई भी जा रही है, पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो भी जा रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई भी जा रही है। और अभी आप याद कीजिए, हमने कुछ समय पहले बताया था, काफ़ी वायरल भी न्यूज़ थी, कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की साजिश थी जब पुतिन ने उनको बचाया था। जब वो एससीओ की समिट में चाइना गए हुए थे, तब ढाका में एक व्यक्ति होटल में मारा गया था, पता चला वो अमेरिका का कोई स्पाई एजेंट था। इस तरह की एक बात बताई थी आपको। तो वो भी कहाँ मारा गया? ढाका में, बांग्लादेश में। यानी आप बार बार देख रहे हैं कि जितने भी तार हैं वो बांग्लादेश में आकर के जुड़ रहे हैं और बांग्लादेश को ही सेंटर पॉइंट बनाया जा रहा है। एक चीज आप बार बार ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है अजरबैजान। यहां पर जो देश है अजरबैजान, ये भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ है, टर्की खड़ा हुआ है, पाकिस्तान तो खुद है ही है। इन सब के पीछे ये अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और ये सब मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश में। ये चीज आप देख पा रहे हैं, मैं भी विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अब इसमें सब कुछ हो रहा है, इंटेलिजेंस दी जा रही है, इसमें हथियार दिए जा रहे हैं, इसमें बच्चों को बताया जा रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को कि आगे क्या करना है, जो भी फ्यूचर प्लान्स है। इसमें एक तरीके से जो जिहाद है वो फैलाया जा रहा है। हर चीज़ करी जा रही है, हर चीज़ को बोलना भी संभव नहीं है क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो यानी कि बांग्लादेश एक गढ़ बना हुआ है और इस चीज़ का एक बड़ा ही एक अच्छा उदाहरण आपके सामने है, वो ये मैप जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड जनरल को, जो भी आसिम मुनीर है, जब जनरल के पद छोड़ देगा तो उसके बाद ये जनरल बनेगा, तो इसको एक मैप दिया था बांग्लादेश का, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े भाग को भी दिखाया है। यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम अपने पड़ोसी देश जो तीन तरफ से तुमको घेरे हुए है, उसके क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में दिखाते हुए पाकिस्तान के जनरल को दे रहे हो। तो यानी तुम्हारी पीठ भारी है, कोई ना कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है साहब, अब आगे देखिए, ये सारी चीजें चल रही हैं एक तरफ, और भारत ने अभी कुछ दिन पहले देखिए राजनाथ सिंह जी ने भी, अभी 10 नवंबर की सुबह की बात है, ये अखबार में छपी थी, बात वैसे 9 नवंबर की है। राजनाथ सिंह जी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी थी कि मोहम्मद यूनुस, जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो, ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दे देना या वक्तव्य दे देना या अपने यहाँ पर इन जिहादियों को खुला छोड़ देना, ठीक है, ये इस तरह की जो हरकतें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं शांति बनी रहे, अपने पड़ोस में अच्छे संबंध बना के रखें। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखो, वरना रेस्पॉन्स देना हमें भी आता है। ऐसा भारत ने कहा था, ये भी आप जान रहे हैं। उससे पहले आप ये भी जान रहे हैं कि भारत ने अपने जो सो कॉल्ड चिकन स्नैक जिसे कहा जाता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, लगभग 22 किलोमीटर का है, जो भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यहां पर भारत ने अपनी आर्मी के प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, 3 गैरिसन्स और बढ़ा दिए हैं यहां पर। और इसके साथ ही आप ये देखिए, यहां पर भारत ने अपने T-90 टैंक्स को स्थापित किया है। यहां पर त्रिशक्ति कॉर्प्स 33 कॉर्प्स यहां पर हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत ने S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यहां पर एस्टैब्लिश किया है। उसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम यहां पर एस्टैब्लिश किया है। उसके अलावा भैरव बैटालियंस यहां पर हैं। ठीक है, असनी प्लाटून्स यहां पर हैं। उसके अलावा कामिकाजे ड्रोन्स यहां पर हैं। हर तरह से भारत यहां पर अपने हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट्स को पहुंचा रहा है, आर्मी की उपस्थिति को यहां पर बढ़ा रहा है। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी जो त्रिशूल एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया है और नोटम जारी किया था।
और आपको ये भी बताया है कि बांग्लादेश की जो टोटल आर्मी साइज़ है वो कुछ नहीं है, 1.5 लाख के आसपास है पूरे बांग्लादेश की। ठीक है जी, तो इतने तो हमारे वैसे ही रहते हैं वहाँ पर। तो हम ये लगातार बांग्लादेश पर अपना पूरा ये सारा चीज़ें क्यों इकट्ठी करते चले जा रहे हैं, जबकि सारा केस तो पाकिस्तान के एंड पर हो रहा है। अब इसकी भी एक गणित मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें जो होती हैं वो कुछ और होती हैं, बताई कुछ और जाती हैं। देखिए, भारत लंबे समय से एक स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि जिसको जैसी भाषा में समझ में आए उसको वैसी भाषा में समझाओ। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना, टर्की जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे तो टर्की कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का। हमने कहा ठीक है, टर्की को सुई चुभती है जब साइप्रस की बात करी जाती है। बगल में एक आइलैंड है जिसका आधा हिस्सा टर्की ने कब्जा रखा है, तो टर्की उसको लेकर बड़ा संवेदनशील है। उसकी बात करते हो तो टर्की एकदम तिलमिला जाता है। आप गौर करेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी G7 की मीटिंग के लिए कनाडा जा रहे थे, उससे पहले वो साइप्रस गए थे और साइप्रस के ऐसे छोर पर खड़े हुए थे और इशारा कर रहे थे, सारा कुछ ऐसे इस टाइप से चीजें करी थी जिससे कि टर्की को चुभे। ठीक है, टर्की को इस तरह से खुलेआम जाकर के संदेश देना एक बड़ी बात थी, और ये जनरली भारत ने किसी बड़े देश को इस तरह से डायरेक्टली जाके चैलेंज नहीं किया है। ये चैलेंज करना संदेश था कि टर्की जरा हद में रहो। हम वो हैं कि जब तुम्हारे अर्थक्वेक आता है तो ऑपरेशन दोस्त चला के मदद करना भी जानते हैं, और जब तुम्हें घेरना हो तो हम जानते भी कि तुम्हें घेरना कैसे है। और टर्की नाटो का सदस्य है, आप ये भी जानिए। भारत ने नाटो के सदस्य को डायरेक्टली चेता दिया था कि हद में रहो, तो टर्की का काउंटर ढूंढ रखा है भारत ने। एक चीज और देखिए, यहां पर एक देश है अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तीनों बगल में ही है। इसी के बगल में एक छोटा सा देश है आर्मेनिया। इन दोनों में लड़ाई चलती रहती है नागोर्नो काराबाग रीजन को लेकर के, हालांकि वो भी सेटल हो गया है, लेकिन इन दोनों में बहुत तगड़ी दुश्मनाई है। भारत लगातार आर्मेनिया को डिफेंस सप्लाई कर रहा है, और अभी पिछले महीने की बात है, भारत ने आर्मेनिया ने भारत के साथ मल्टी बिलियन डिफेंस डील साइन करी है। 31 अक्टूबर की बात है, और इसी के साथ आर्मेनिया को डिफेंस सप्लायर के मामले में भारत नंबर 1 हो गया है। आर्मेनिया के पास जो डिफेंस की सप्लाई जा रही है सबसे ज्यादा भारत कर रहा है। तो यानी कि पाकिस्तान को जो दूसरा देश सपोर्ट कर रहा था अजरबैजान, उसके बगल में भी हमने आर्मेनिया ढूंढ लिया, जिसको हम पहले से भी सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं पहली बार किया है, पहले से कर रहे थे, लेकिन अब और ज्यादा हम खुल करके कर रहे हैं। तो टर्की के बगल में उसको घेर लिया या उसके साथ हो गए, अजरबैजान के बगल में आर्मेनिया के साथ हो गए हम। ठीक है, अब पाकिस्तान की बारी आती है। पाकिस्तान को आप लंबे समय से देख रहे हो, पिछले 20-25 दिन से लगातार अफगानिस्तान की तरफ से कुछ पाकिस्तान में हरकतें हो रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगातार डिस्टर्ब्ड है। 3 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं जो सब विफल रही। अभी टर्की में बातचीत हुई है जो विफल रही, जहां पर पाकिस्तान ने धमकी दे दी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया या तालिबान ने बात नहीं मानी तो हम हमला कर देंगे। तालिबान ने कहा पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ तो हम हमला कर देंगे। वो एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि पाकिस्तान एक मूर्ख देश है। इस मूर्ख देश की एक मूर्खता और देखिए, इसने जो शांति वार्ता भी कराई वो कहां कराई? टर्की में। जो टर्की पाकिस्तान का सहयोगी है और तालिबान को बिल्कुल नहीं भा रहा है, तुम वहां क्यों शांति वार्ता करा रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि वो विफल होनी थी, किसी ऐसी जगह कराते जो न्यूट्रल कंट्री थी। तो ये मूर्ख लोगों की निशानी है। खैर, तो पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान से परेशान है, अजरबैजान आर्मेनिया से परेशान है, टर्की का साइप्रस वाला मानो ठंडा पड़ा हुआ था वो फिर से गर्म हो गया है। ठीक है, अब बचा बांग्लादेश। आप देख रहे हो बांग्लादेश के आसपास कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यानी कि यहां डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व होगा, बाकी आप जानते हो। और देखिए, आपको एक चीज और बताता हूं। बांग्लादेश बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट का मतलब यह नहीं है कि यह कोई हार्ड टारगेट है, ऐसे भी 2 दिन में पीट देंगे। सॉफ्ट से मतलब यह है कि आप जहां ऑपरेशन बड़ी जल्दी खत्म करके अपने आप को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकते हो, वो ये क्षेत्र है। अभी कैसे? आपको कुछ नहीं करना, इसको चौड़ा कर लो इतना, इसको इतना जोड़ लो, इधर आपको पोर्ट मिल जाएगा, इधर आपकी चिकन नेक चौड़ी हो जाएगी, तो वो खतरा टल जाएगा। वो चिकन नेक तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो धमकी दी जाती है उससे आप बच लोगे। अब आप एक चीज और देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि कुछ बांग्लादेश अपनी तरफ से हरकत कर दे हमें चेताने वाली, फिर हम काउंटर एग्रेशन करें, या काउंटर एग्रेशन करने की नौबत आ जाए, या कुछ मामला गर्म हो जाए, या बॉर्डर गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद हम वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगा दें। और इमरजेंसी लगाने के बाद, चूंकि एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है, इमरजेंसी लगाने के बाद यहां खेल किया जाए और जो मैंने बताया वो उद्देश्य को पूरा कर लिया जाए। वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी क्यों लगानी है? कुछ लोग कहोगे चुनाव आ रहा है इसलिए बोल रहे होगे आप, 4 महीने बाद चुनाव है। चुनाव इज नॉट द रीजन। चुनाव तो हर 4 महीने पे कहीं ना कहीं है। ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय कौन सा चुनाव था? या तभी तो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवा दिया जाए, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, पर लोग उस पर भी राजी नहीं है। चुनाव इज नॉट द रीजन। रीजन इज दैट कि भारत में अभी बड़े स्तर पर सफाई चल रही है। जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी भारत में आए हुए थे, वो सफाई करते करते बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। उनको शिफ्ट करना है उधर धक्का मार के। इसके लिए आपके पास बॉर्डर की पूरी कमांड होनी चाहिए। जब तक आप यहां पर दूसरी सरकार रहेगी जो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही, आप यहां खुल के काम कर नहीं पाओगे। आप पूरे देश से साफ कर लोगे, यहां लाके इकट्ठा कर लोगे, फिर वापस कैसे भेजोगे? ये वापस भेजने का जो प्रोसीजर है, इसमें धक्का लगाना पड़ेगा आपको। धक्का लगाने के लिए यहां पर आपको पूरा अपना सेटअप बिठाना पड़ेगा। सेटअप बिठाने के लिए आपको यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यहां पर टेंस्ड माहौल होना चाहिए, जो टेंस्ड माहौल करने के लिए बांग्लादेश अभी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। तो जब आपको लगता है कि इन दोनों को मैं निपटा सकता हूं, पहले इसको निपटा के एक बड़ी समस्या से निपट लूंगा, तो पहले उस काम को करो ना। कल जो दिल्ली में हुआ है वो कोई हाफिज सईद ने आकर के डायरेक्ट नहीं किया, या मसूद अजहर ने आकर के डायरेक्टली नहीं किया, ये यहां के स्लीपर सेल्स ने किया है। ऐसे न जाने कितने हैं। असली खतरा वो है। उनसे तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स वो सब निपट लेंगे, इनसे कैसे निपटोगे? आप किसी डॉक्टर पे इलाज कराने गए, उसने आपको कोई इंजेक्शन लगाया, आप सोच रहे हो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या पता वो अपना मंसूबे को अंजाम दे रहा हो। आप कहीं पर खून की जांच कराने गए, क्या पता उस सिरिंज से खून ले लिया गया हो जो ऑलरेडी किसी तरह से कैंसर वैंसर किसी ऐसे मरीज की हो। बताइए आप कहीं बाल कटाने गए, नाई ने एक कट लगा दिया, वो ऐसी ब्लेड का था जो किसी संक्रमित बीमारी का हो, तब आप क्या करोगे? तो ये काम वो लोग कर रहे हैं जो गलत तरीके से यहाँ आ गए हैं, रेडिकल हो गए हैं और मामला फैला रहे हैं। उनके साथ यहाँ के भी कुछ लोग रंग में रंग गए हैं। तो पहले अंदर की सफाई करो, अंदर की सफाई करके बॉर्डर तक लेके जाओ, बॉर्डर तक ले जाके फिर धक्का मार के पहले उन्हें साफ करो, फिर आ बेटा पाकिस्तान अब तुझे देखते हैं, तुझे बचाने कौन आएगा? अमेरिका, ठीक है देखते हैं। ये पूरा खेल है साहब। तो मैं कोई इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करता हूं। और आप जानते हैं कि हम वीडियोस में जो बात कहते हैं वो एक समय के बाद आपको सच होती दिखाई देती हैं। तो ये जो एरिया है, मुझे संभावना ऐसी लग रही है कि पहले ये निपटेगा। ये तो निपटेगा ही, लेकिन पहले ये निपटेगा। अब आपको एक बात और बताता हूं। कल हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा पर गए हुए हैं और भूटान में जाकर के शांति का संदेश दे रहे हैं। ठीक है जी। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया गए थे, उसी वक्त हमला किया था, तो उन्हें बीच रास्ते में से आना पड़ा था, ये बीच यात्रा में से। इस बार वो ऐसा नहीं किए हैं, वो शांति का संदेश दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में खड़े होकर के अंग्रेजी में बोला है कि दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली ब्लास्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। भूटान में ही जाना इतना जरूरी क्यों था कि आप लौट के ही नहीं आए? क्योंकि आपको पता है कि इस समय कौन सा एरिया जरूरी है, कौन से देश काम आने वाले हैं। अंग्रेजी में ही भाषण क्यों दिया? ऐसा ही अंग्रेजी में वक्तव्य ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिया था। अंग्रेजी में उसके लिए बोला जाता है जो अंग्रेजी में समझता हो। पाकिस्तान के लिए अंग्रेजी में नहीं बोला जा रहा है। अंग्रेजी में उसके लिए बोला जा रहा है जो पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। पिछली बार भी उसके लिए बोला गया था, इस बार भी उसके लिए बोला गया है कि लाला इलाज तुम्हारा भी होना है। आप समझ रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अंग्रेजी में उसको समझाया जा रहा है कि बहुत हो गया तेरा, पिछली बार तूने भी बहुत झूठ बोल लिए कि मैंने सीज फायर कराया। पाकिस्तान ने भी झूठ बोल लिए कि कभी 6-0, कभी 7-0, कभी हमने इतने गिराए, अपना प्रोपेगेंडा चला लिया। इस बार कुछ नहीं चलने वाला। समझ रहे हैं आप? तो एक बात ये है। दूसरी बात, चलिए अब ये बात मैंने आपको बता दी। तो कुछ डॉक्टर जो गुजरात में अरेस्ट हुए हैं, वो सब ये पॉइजन बना रहे थे जो बड़ा ही टॉक्सिक था, राइजिन जिसका नाम है। तो इन सबको भी पकड़ा गया है।
अब आप सोच लीजिए किस लेवल। अच्छा, ये लोग जो पॉइजन बना रहे थे, इन्होंने पूरे मार्केट का सर्वे भी किया था, जहाँ पर फूड वगैरह ज़्यादा मिलता है, पूरे फूड मार्केट का सर्वे करके बैठे हुए थे, उस हिसाब से बना रहे थे, विफल हो गए, कर नहीं पाए। आप हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ बोलो, आप हो सकता है हमारी पुलिस को, आर्मी को कुछ बोलो, लेकिन आप इस चीज़ के लिए शुक्र मनाओ कि इन लोगों ने कितनी बड़ी साजिश को विफल कर दिया, या उसके परिणाम को बहुत कम कर दिया। फैमिली मैन में एक डायलॉग है, मैंने किसी आज वीडियो में सुना था, पता नहीं कौन कह रहा था। फैमिली मैन एक सीरीज़ है, उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है कि हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को हर बार सफल होना होता है, हर बार सफल होना होता है, और आतंकियों को बस एक बार सफल होना होता है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर 99 घटनाओं को रोक लेती हैं तो हम उसे नहीं गिनते। अगर कहीं छोटी सी घटना हो जाती है, हम उसे गिन के हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को गाली देने लग जाते हैं, जो हम गलत करते हैं। सोचिए इन लोगों ने कितना बड़ा जाल बिछाया था। अभी भी मैं कह रहा हूँ, कहीं जगह, कहीं और भी जगह हो सकता है, सब जगह जांच चल रही है, होनी भी चाहिए। और मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप लोग ऐसी जगहों पर जाने से बचिए जहाँ भीड़ भाड़ होती है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, किसी हॉल में, किसी बड़े मार्केट में जाने से बचिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो बचिए भी। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब पाकिस्तान अपने आप को शरीफ दिखाने के लिए खुद कह रहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं। अरे तुम क्या युद्ध की स्थिति में हो, तुम अब जाने की स्थिति में हो। देखिए, जो मैं अभी आपको बातें बता रहा था कि किस तरह से टर्की बांग्लादेश में यात्राएं कर रहा है, तो आप देख लीजिए, बांग्लादेश में एयरपोर्ट फायर लगी तो वहां पर पता चला टर्की से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। दूसरी हेडलाइन देखिए, टर्की के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कर्टसी कॉल करते हैं बांग्लादेश के फॉरेन एडवाइजर को। अभी अक्टूबर की बात है भाई, तुमको बड़ी दिलचस्पी आ रही है। और देखिए, टर्की बांग्लादेश के डिफेंस जोन्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अलग अलग डिफेंस जोन्स बनवा रहा है बांग्लादेश में। देख लीजिए आप, ये टर्की क्यों सोच रहा है कि बांग्लादेश हमेशा ऐसे ही रहेगा। टर्की के एम्बेसडर को बुलाया गया ढाका यूनिवर्सिटी में, वहां ये वक्तव्य देके आए हैं, वहां बातें करी गई हैं, बड़े बड़े उद्देश्यों की बातचीत करी गई है। फिर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बांग्लादेश के ऑफिशियल से बात करी है अपनी विजिट पर। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अभी अभी गया है बांग्लादेश में, ये खबर शायद अगस्त की है। ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान का नेवी चीफ बांग्लादेश में गया है डिफेंस कॉपरेशन के लिए। साहब, डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है जी, इस पर ये जा रहे हैं। उसके बाद यूनुस हर किसी को ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप ही बांट रहा है, खुलेआम चल रहा है। ये तो जाकिर नाइक को बुला रहा था, जो किस तरह का व्यक्ति हम सब जानते हैं, पर मामला सूट नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए, फिर मैंने आर्मीनिया वाली बात बताई, साइप्रस वाली बात बताई, राजनाथ सिंह जी ने किस तरह से यूनुस को ये किया वो भी मैंने आपको बताया। भारत किस तरह से चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है वो भी बताया। अब एक चीज़ पर और आते हैं जो बांग्लादेश के मामले से संबंधित है। अभी मैंने बांग्लादेश में एक एंगल बताया था, वेस्ट बंगाल वाला। आप याद कीजिए, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में भी अप्रैल में दंगे हुए थे वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के। उन दंगों में 2-3 दिन तक घर घर पैम्पलेट बंटवाए गए और लोगों को कुछ सूचना दी गई कि आपको क्या 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 करना है। ये पैम्पलेट बंटवाए गए कुछ ग्रुप्स के द्वारा, जिस ग्रुप में अंसारुल्लाह बांग्ला ग्रुप था, इसमें जमात इस्लामी के कुछ लोग थे। इस तरह के कई ऐसे ग्रुप्स थे जो बांग्लादेश में पहले बैन थे, जिन्हें मोहम्मद यूनुस ने आते ही एकदम खुली छूट दे दी कि अब आप फ्री हो, जो करना है करो। उनकी प्रेजेंस यहाँ वेस्ट बंगाल में पाई गई है। हमारी बीएसएफ ने भी कहा है, इंटेलिजेंस ने भी कहा है। ठीक है। जमात इस्लामी जो ग्रुप है वो पाकिस्तान में है, बड़ा एक्टिव है। जम्मू कश्मीर में भी प्रेजेंस उसकी है, हमारे भारत में बैन है वो, और बांग्लादेश में भी एक्टिव हो गया है। जाहिर सी बात है, जो स्लीपर सेल भारत में है उनको भी वो पुश करता रहता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में, ये देखिए वही सब है, मैं आपको और इसकी वो दिखा देता हूँ। देखिए, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी इसमें इन्वॉल्व थे, ऐसा हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कहा है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है। उसके अलावा यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है इन्फिल्ट्रेशन कराने की, उधर से चीज़ें सप्लाई करने की, और जो मेथड्स हैं उनको आगे पहुँचाने की कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना है। इसको डिकोड करने के लिए जब आप यहाँ ऑपरेशन करो तो आपको इसे भी अपने पक्ष में रखना होगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन की संभावना है। आप समझ रहे हैं? तो बांग्लादेश इस समय ज़्यादा एक्टिव है हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने में। ये बात सही है कि पाकिस्तान का भी रोल है, पर ये छोटे छोटे छटपट छटपट हरकत करने में इस तरफ से बहुत ज़्यादा संकेत देखे जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो लोग इलीगल तरीके से भारत में आए हैं उन्हें बाहर करने की आवश्यकता है। वो तो असम में खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं कि भाई जो लोग उन्हें यहाँ रोकना चाहते हैं वो अपनी ताकत लगा लें, हम अपनी ताकत लगा लेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तो मामला यहाँ है। पाकिस्तान का तो खैर जो होना है सो हो गई, बट आप ये जानिए कि असली खेल किसके साथ होना है। कौन है जो कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, मरने के लिए बैठा हुआ है? तो बांग्लादेश है। और इस समय बांग्लादेश के 2 अगर पोर्शन हम अपने पास ले लेते हैं तो बहुत स्ट्रेटेजिक जीत हमारी होने वाली है। भारत यूं ही एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, आप जानिए। तो ये पूरा खेल है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। बाकी अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आप तैयार रहिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। वो तो कहीं नहीं गया, और एक बड़े ऑपरेशन के लिए भी तैयार रहिए। बड़े ऑपरेशन के लिए भारत का क्षेत्रफल बढ़ने वाला है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।